अच्छा जी, आज हमारा जो लेक्चर नंबर है ये 13 है। और इसमें जो पोएम है जो पहले नंबर पे हम कर रहे हैं, 2 पोएम्स करनी है आज, ठीक है। तो पोएम का नाम है जी सॉल्ट्री रिवर, द सॉल्ट्री रिवर। विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। और विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में कहा जाता है कि ही इज अ पोइट ऑफ नेचर, ठीक है। WILLIAM, विलियम वर्ड्सवर्थ is a poet of nature, ठीक है ना। फितरत का शायर, फितरी शायर नहीं है, फितरत का शायर है, ठीक है ना। अच्छा, फितरत जो है, जो नेचर है, जो एलिमेंट्स ऑफ नेचर हैं, वो उसके लिए प्लेयर का बायस बनते हैं, ठीक है। मतलब ये है, ही सीक्स, तलाश करता है, डुअल, डुअल मीन डबल, प्लेयर इन नेचर, ठीक है। यानी फितरत में वो दोहरी खुशी जो है वो तलाश करता है, ये उसकी पोइट्री का खासा है। नेचर बिकम्स अ परमानेंट सोर्स ऑफ प्लेजर फॉर ए पोइट, ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए। अच्छा, एक दफा तो जब वो, मतलब कि जब वो फिजिकली, व्हेन ही इज इन कांटेक्ट विद नेचर, ठीक है ना, रियल टाइम, इन कांटेक्ट विद नेचर रियल टाइम, यानी फिजिकली, ये उसको खुशी देते हैं। दूसरा, whenever he recalls that event, जब वो उस वाक्य को याद करता है, यानी एक दफा नेचर के पास किया तो उसको खुशी मिली, और उसके बाद वो वाक्य, वो सीन उसके माइंड के अंदर फिक्स हो जाता है। जब भी वो उसको याद करता है तो उसको खुशी मिलती है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इस पोएम के अंदर हुआ क्या है, इस पोएम के अंदर ये हुआ है कि शायर एक वादी से गुजरा है, और वहां पे एक लड़की है जो मक्की के खेत में काम कर रही है, फसल काट रही है, और फसल भी काट रही है, साथ ही गीत भी गा रही है। और शायर जो है ना, उसकी आवाज से बड़ा मुतासर हो जाता है, उसकी आवाज को मुख्तलिफ आवाजों के साथ कंपेयर करने की कोशिश करता है, लेकिन अल्टीमेटली ये मतलब के नतीजा निकालते हैं कि इस लड़की की आवाज जो है वो सब आवाजों से खूबसूरत है, प्यारी है, ठीक है। अब सवाल ये है कि एक ऐसा गीत जिसकी इसको समझ नहीं आ रही है, ठीक है, उसके मीनिंग नहीं समझ पा रहा है, और कहते हैं कि उसकी आवाज जो है वो बहुत ही सुरीली है, इसकी वजह क्या है। तो वजह ये जो ऊपर मैंने तमहीद बांधी है ना, पोइट ऑफ नेचर, नेचर बिकम्स अ परमानेंट सोर्स ऑफ प्लेजर फॉर, तो बात ये है कि वो जो लड़की है वो रिप्रेजेंटेटिव नेचर है उसके लिए। द गर्ल इन द poem is a representative of nature, ठीक है, फॉर द पोइट। शायर के नजदीक वो जो है वो फितरत की नुमाइंदा बन गई है, ठीक है। और उसकी जो आवाज है, हर वॉइस हैज बिकम द वॉइस ऑफ नेचर, ठीक है, वो फितरत की आवाज है। अब फितरत इसकी कमजोरी है, ठीक है, तो इसलिए
उस लड़की के काम को बड़ा अप्रिशिएट करता है, उस लड़की की आवाज को बड़ा अप्रिशिएट करता है और कहता है कि इस जैसा जो गीत है, जो आवाज है, मैंने आज तक सुनी नहीं है। अच्छा जी, अब मैं इसको एक दफा पढ़ रहा हूँ, ठीक है। ये एंड पे जो क्वेश्चन है ये भी मैं बता लेता हूँ। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। व्हाई डज द सॉन्ग ऑफ सॉल्टरी रिपर, ठीक है ना, उस लड़की का जो गीत है, गिव इमॉर्टल हैप्पीनेस, लाफानी खुशी, लाफानी खुशी। अब वो लाफानी खुशी कैसे, ये मैं ऊपर बयान कर चुका हूँ। ये देखें, वो उसको इमॉर्टल प्लेयर देता है, ठीक है ना, डुअल प्लेयर है। जब वो फिजिकली इन कांटेक्ट विद नेचर होता है और जब उसको याद कर रहा होता है, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड इमॉर्टल प्लेयर, ठीक है। Why does the song of the solitary reaper give immortal happiness to the poet even it was heard no more? अब वो आवाज, वो गीत उसको सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी वो उससे बड़ा खुश है, बड़ा मुतासर है। क्यों? वो इसलिए कि वो नेचर का एक एलिमेंट है और वो उसकी माइंड के अंदर फिक्स हो गया। वो जब भी उसको याद करता है, उसको वो चीज खुशी देती है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन, फिजिकल सेंसेशन, यानी कि किसी चीज को रियल टाइम में एंजॉय करना, जिस्मानी एहसास। फिजिकल सेंसेशन क्या है? जिस्मानी एहसास, ठीक है ना। ऑफ द ऑब्जेक्ट्स बिकम अ परमानेंट सोर्स ऑफ प्लेयर, ये उसके लिए परमानेंट सोर्स ऑफ प्लेयर, वही चीज है, इमॉर्टल प्लेयर, इमॉर्टल हैप्पीनेस, परमानेंट सोर्स ऑफ प्लेयर, इसमें है ही ये चीज, सही है। यानी उसने एक वाकया बयान किया है जो उसके साथ रियल टाइम में हुआ। जिस तरह वो डैफोडिल्स पढ़ी आपने, शायर गुजर रहा था, उसने डैफोडिल्स का लिखा, वो रक्स कर रहे थे, बड़ा खुश हुआ, ठीक है ना। और उसके बाद कहता है जब भी मेरा दिल उदास होता है तो मैं अपने माइंड के अंदर वो सीन क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है ना, तो मेरा दिल जो है वो डैफोडिल्स के साथ रक्स करना शुरू कर लेता है, मतलब वो खुश हो जाता है, सही है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइट्री का ये खासा है कि नेचर उसके लिए सोर्स ऑफ प्लेयर बन जाता है और इमॉर्टल सोर्स ऑफ प्लेयर है। क्लियर हो गया? जी सर। जी सर। जी सर। अच्छा जी, विलियम वर्ड्सवर्थ इज अ पोइट ऑफ नेचर, ठीक है, ये फितरत का शायर। अच्छा जी, ही मोस्टली राइट्स अबाउट मदर नेचर। मदर नेचर यानी नेचर जो है वो इसके लिए, मतलब कि ये उसकी थ्योरी है, नेचर इज बिहेविंग जस्ट लाइक अ मदर, अ काइंड मदर, ठीक है। ही सीक्स डबल प्लेयर इन द ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर, दोहरी खुशी, ठीक है ना, डबल, दोहरी खुशी। फर्स्ट ही ऑब्जर्व नेचर फिजिकली, पहले वो उसको फिजिकली ऑब्जर्व करता है, सेकंडली बाय फ्लैशिंग बैक, फिर उसको वो याद करता है उस सीन को, द मेमोरीज ऑफ हिज एक्सपीरियंस, ठीक है ना। तो नेचर उसके लिए दोहरी खुशी का बायस बन जाता है। द सॉल्टरी रीपर इज अ डिलाइटफुल पोएम बाय वर्ड्सवर्थ, बड़ी खुशकुन, डिलाइटफुल, मजेदार, खुशकुन, यानी जिसको पढ़ के मजा आता है। ड्यूरिंग हिज विजिट टू स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड से वो एक वादी से गुजरा, स्कॉटिश वैली से। ही केम अक्रॉस, अचानक सामना हुआ, ठीक है ना, अचानक उसने देखा खेतों में एक लड़की जो है ना वो तनहा काम कर रही। ही केम अक्रॉस अ लवली मेडन, खूबसूरत दोशीजा, ठीक है ना, यानी 16-17 साल की वो उसकी उम्र थी, खूबसूरत दोशीजा थी। हु वाज वर्किंग ऑल इन द फील्ड्स, शी वाज सिंगिंग एंड रीपिंग द क्रॉप्स, फसल काट भी रही थी और गीत भी गा रही थी, ठीक है ना। जिस तरह पंजाब में वो भैंसे चराने वाले होते हैं ना, वो साथ गाने भी गाते हैं और भैंसे भी चराते हैं, ठीक है ना। और इस तरह बैसाखी आपको पता ना मनाई जाती है, एक बड़ा त्यौहार मनाया जाता है, मेले लगते हैं जब ये गन्नम की कटाई होती है। तो अब तो खैर वो कम पड़ गए, ढोल की थाप के ऊपर वो किसान लक्ष्य भी करते हैं और फसल भी काटते हैं, ठीक है ना। तो लड़की भी ऐसी कर रही, द गर्ल हैड बिकम एन ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर फॉर द पोएट, वो उसके लिए पार्ट ऑफ नेचर बन गई क्योंकि वो नेचर की आगोश में रह रही थी। शी वॉज सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग इन हर नेटिव लैंग्वेज, मकामी जबान में गीत गा रही थी। द पोएट वॉज अनएबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द सॉन्ग, और वो उसके गीत का मतलब समझने से कासर था। बट ही वॉज मच इम्प्रेस्ड बाय द सिम्फनी ऑफ द सॉन्ग, ठीक है ना। सिम्फनी कहते हैं म्यूजिक, मौसीकी।
सुर ताल, बड़ा मुतासर था। द पोइट कंपेयर्ड द वॉइस ऑफ द गर्ल टू डेट ऑफ कुकू बर्ड, कोयल से कंपेयर की। क्वीइंग एट द आइलैंड ऑफ हेब्राइड्स, जो हेब्राइड्स के जजायर के ऊपर कू कर रही थी, ठीक है ना, कोयल की आवाज ऐसे दिल को अट्रैक्ट करती है। डेट ऑफ शैंटिंग, शैंटिंग आवाज, सॉन्ग ऑफ नाइटिंगेल, नाइटिंगेल बुलबुल, बुलबुल के गीत से कंपेयर करता है। डेट ऑफ डेजर्ट सिंगर, सहराई नगमा सहरा, ठीक है ना, डेजर्ट सिंगर सहराई नगमा सहरा, उसकी आवाज से उसको कंपेयर करता है। बट ही कंक्लूडेड, नतीजा ये निकाला, डेट हर वॉइस वाज स्वीटर देन ऑल द वॉइसेस, कि लड़की की आवाज सब आवाजों से ज्यादा प्यारी है। द पोएट हैड अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू नो अबाउट द थीम ऑफ द सॉन्ग। अब क्योंकि वो अपनी मकामी जबान में गीत गा रही थी, आयरिश लैंग्वेज, तो वो उसको समझ तो नहीं आ रहा था, और ख्वाहिश करता है काश में इसका जो है ना, इसका मीनिंग भी मुझे समझ आती। He tried to guess the theme of the song as it was being sung in local dialect, मकामी जबान, ठीक है ना। The poet was much impressed by the song of the girl, बड़ा मुतासर था। The poet then went away, फिर वो अगली मतलब आगे बढ़ गया, and crossed into another valley. He couldn't hear the music physically, अब उसको physically तो enjoy नहीं कर रहा, but he was enjoying it in his imagination, अपने तखय्यल में, ठीक है ना, सोच में उसको एंजॉय कर। He felt that his heart was full of the music of her song, कि उसकी जो मौसीकी है ना, वो इसके दिल के अंदर भर गई है। That the poet suggests that nature gives him double pleasure, दोहरी खुशी, immortal pleasure, immortal happiness. He enjoys it at the time when he is physically in contact with the objects of nature, जब वो physically contact यानी physical sensation करता है, and he enjoys them again when he recollects, recollects होता है याद करना, in his imagination. Their beauty is stored in his imagination. फितरत के जो उनासर हैं उनकी खूबसूरती इसके माइंड के अंदर, तखय्युल के अंदर स्टोर होगी फॉर एवर, हमेशा के लिए, विच इज परमानेंट सोर्स ऑफ जॉय फॉर हिम, जो उसके लिए दायमी खुशी का बायस बनती है। क्या है जी, ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज, कि दुनिया एक स्टेज है, ठीक है। विलियम शेक्सपियर, ग्रेट एक्टर, ग्रेट स्टेज एक्टर, ठीक है, ग्रेट ड्रामाटिस्ट इसको कहा जाता है। एलिजाबेथन शायर है, और ये बेसिकली ये जो है ना, ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज, ये पोएम है। लेकिन आपको पता है कि विलियम शेक्सपियर जो है ना, ही इज अ ड्रामाटिस्ट, ठीक है ना। तो ये जो उसका एक प्ले है ना, जिसका नाम है एज यू लाइक इट, ठीक है, यानी आप यूं कह रहे, द पोएम इज द part of his famous play as you like it, as you like it, ठीक है ना। ये प्ले जो है, ये जो बीए के स्टूडेंट पढ़ते हैं ना ऑप्शनल में इंग्लिश लिटरेचर, तो उसमें ये शामिल है, ठीक है ना, एज यू लाइक इट, सही है। अच्छा, रिटन ऑन मोनोलॉग फॉर्म, मोनोलॉग फॉर्म यानी इसकी जो फॉर्म है वो मोनोलॉग है, यानी इसके कैरेक्टर है ड्यूक, जो एक और कैरेक्टर है उसको वो इंसान की जो लाइफ है उसके बारे में बता रहा है, कि इंसान जो है ना वो ऐसे ही है जैसे एक स्टेज का अदाकार है, और ये दुनिया एक स्टेज है, और इंसान जब पैदा होता है तो स्टेज के ऊपर आता है और 7 किरदार प्ले करता है, ही प्लेज 7 रोल, ठीक है। और वो किरदार अदा करने के बाद फिर वो इस दुनिया का स्टेज जो है इससे क्विट कर जाता है, छोड़ जाता है, यानी कि मर जाता है, ठीक है ना। तो एक तो ये है कि ये मोनोलॉग फॉर्म पे है ये, फिर उसके उसके एक
प्ले के अंदर से ये ली गई, ठीक है। यानी उसने एक वाक्य को, इंसान की जिंदगी को उसने पोइटिकल वे, हालांकि विलियम शेक्सपियर कोई शायर नहीं था, उसने सिर्फ उसको पोइटिकल वे से बयान किया। तो इसमें जो 7 स्टेजेस है ना, वो उनका आना तरतीब से आपको बहुत जरूरी है। 7 स्टेजेस ऑफ मैन्स लाइफ, ठीक है। वो कौन सी है जी? पहले है जी, अच्छा जी, जो स्टेज है वो है मतलब आप यूं कह लेंगे इन्फेंट, INFANT, इन्फेंट, जिसको हम न्यू बॉर्न बेबी कहते हैं, शीरखार बच्चा, ठीक है ना, जो दूध पीता है और दूध की कै करता है और अपनी आया के बाजुओं में वो रोता है, ठीक है। उसके बाद ये बन जाता है जी स्कूल गोइंग चाइल्ड, स्कूल गोइंग चाइल्ड, ठीक है। ये सेकंड एज, यानी वो बस्ता उठाए स्कूल जाता है लेकिन बड़ा आहिस्ता आहिस्ता, स्लो स्लो, ठीक है ना, अनविलिंगली। और उसके बाद वो बन जाता है जी लवर, ठीक है ना। 9वीं 10वीं जब क्लास में जाता है ना, फिर वो जवानी की तहरीर पे कदम रखता है, तो ज़हन अभी कच्चा होता है, तो मुख्तलिफ किस्म के जो मेच्योर ख्यालात हैं, इमेच्योर जो फीलिंग्स हैं अबाउट लव, वो बेदार होती हैं, ठीक है ना। तो एक लवर बन जाता है, सही है। सारे सलाद जागता है, आहें भरता है और दुखी गीत गाता है, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद जो है वो एक बन जाता है जी सोल्जर, सोल्जर। अब सोल्जर का मतलब ये नहीं कि वो कोई फौज का सिपाही बन जाता है या पुलिस में जो है नौकरी कर लेते हैं। सोल्जर का मतलब है कि ही बिकम्स अ प्रैक्टिकल मैन, यानी जब अपनी तालीम मुकम्मल करता है और उसके बाद वो प्रैक्टिकल फील्ड में जाता है, कोई जॉब शॉब करता है, ठीक है, उसको सोल्जर उसने कहा है। फिर उसके बाद जो है वो एक नंबर 5 पे एक जज बन जाता है, जज, ठीक है। अब जज से मुराद ये भी नहीं कि वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाता है, जज से मुराद एक सियाना आदमी, ठीक है, वाइज पर्सन, यानी जो मुआशरे में जिसका मकाम एक सियाने आदमी के तौर पर है, जिसको लोग जो है ना वो अपने घरों में दावतों पे बुलाते हैं और उससे मशवरा करते हैं, और वो दावतें खा खा के, देसी मुर्गे खा खा के उसका पेट फूल गया है, गोल मटोल हो गया है, ठीक है ना, जज। उसके बाद है जी छठी एज जो है ना, ये है जी वीक मैन, मतलब कि ये बुढ़ापे की तरफ पहला कदम है, यानी जब उसका जो सिडोल जिस्म है वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है, उसके ऊपर जो है ना वो कमजोरी जो है वो आना शुरू हो जाती है, वो वीक होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और जो उसने जवानी के जो कपड़े शपड़े होते हैं वो बड़े उसको ढीले ढाले हो जाते हैं, सही है। और फिर 7वीं एज है जी ओल्ड मैन, ओल्ड मैन, ठीक है, यानी वो आखिरी स्टेज है, यानी वो जिसको हम कहते हैं कब्र में टांगे लटकाए बैठा है, ठीक है। यानी खाता है तो उसको कुछ हजम नहीं होता है, भूल जाता है, भुलक्कड़ हो जाता है, ठीक है ना। यानी चश्मा सर पे लगा होता है और पूरे घर में तलाश कर रहा होता है, सही। और कोट के ऊपर बैठ कर, या कहीं बाबा जी वो कोट पहन कर कोट को तलाश कर रहे होते हैं, मेरा कोट कहाँ है, मेरा कोट कहाँ है, ठीक है ना। और मतलब भुलक्कड़ हो जाता है, सही। तो ये लास्ट स्टेज। अब इस सारी चीजों में जो अहम चीज है, यानी मोनोलॉग का भी आपको पता चल गया, 7 स्टेजेस का भी पता चल गया है। ये इसके ऊपर क्वेश्चन आए ना, जो उसकी कीन ऑब्जर्वेशन, विलियम विलियम शेक्सपियर कीन ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑफ ह्यूमन, ठीक है ना, इंसानी जो नफ्सियात है, जो साइक है, उसकी उसकी जो ऑब्जर्वेशन है वो बहुत ही मतलब बारीक बीनी से उसने मुशाहिदा किया है। यानी जो बातें जो है वो क्या गया है, वो आज भी जो है, देखिए, इन्फेंट भी ऐसे करता है, स्कूल गोइंग चाइल्ड भी ऐसे करता है, लवर भी ऐसे करता है, सोल्जर भी ऐसे करता है, ठीक है ना। यानी उसकी बड़ी एक ना उसकी डेप्थ है, यानी उसने इंसान की जो नफ्सियात उसको बड़ा उसने बगौर मुताला किया, उसका स्टडी किया है, ऑब्जर्व किया है, उसकी ऑब्जर्वेशन बड़ी जो है ना वो की है।
तो अगर विलियम शेक्सपियर की ऑब्जर्वेशन के ऊपर, ह्यूमन साइक के ऊपर, ह्यूमन परसेप्शन के ऊपर क्वेश्चन आ जाए इस पोएम में से, तो फिर भी आप यही लिखेंगे। मोनोलॉग फॉर्म पे आ जाए फिर भी यही लिखेंगे। व्हाट आर द 7 स्टेजेस ऑफ मैन्स लाइफ, तो यही लिखेंगे। व्हाट इज योर फेवरेट एज, ठीक है ना। तो आपने सातों की सातों एजेस लिखनी है और एंड पे कंक्लूजन देना है कि सेकंड या थर्ड या फोर्थ जो है ना वो मेरी फेवरेट एज है, ठीक है ना। ये नहीं है कि जो फेवरेट एज है, मतलब आप कहते हैं जी लवर मेरी फेवरेट एज है, तो आपने पूरा आंसर उसके ऊपर लिख देना, नहीं ऐसे नहीं करना। आपने पहले 7 स्टेज लिखनी है, फिर एंड पे कंक्लूजन में लिखना है कि इन माई ओपिनियन माई अट्रैक्टिव एज है दैट इज सेकंड एज अ लवर, ठीक है। तो स्टूडेंट से जो पूछा जाए, स्टूडेंट सिर्फ उसी के ऊपर ना वो इक्तफा करके लिख के आ जाते हैं, उनसे लिखा ही नहीं जाता है, सही है। तो पहले आपने तमहीद बांधनी होती है, पहले शायर के बारे में थोड़ा सा कुछ बातें करनी होती हैं, फिर आपने तमहीद बांधनी होती है, फिर एंड पे आपने जो है ना वो जो एग्जामिनर ने पूछा है उसका जवाब देना होता है। ये नहीं कि डायरेक्ट आपने या वो डायरेक्ट आपने आंसर दे देना, ऐसे नहीं, ऐसे तो आंसर एक्सेप्टेबल भी नहीं होता और आंसर मतलब जचता भी नहीं है, सूटेबल ही नहीं होता। ओके जी, अच्छा जी, अब मैं इसको पढ़ रहा हूँ। विलियम शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट, ड्रामा नवीस है, पोइट, शायर है। ही यूजुअली राइट्स ड्रामेटिक ट्रेजेडीज, 101 ट्रेजिक प्लेस ने लिखे हैं, अलमियाती ड्रामे। बट एवरी ऑफ एन ऑन, कभी कभी उस ड्रामे के अंदर, यानी अलग से शायर नहीं, उस ड्रामे के अंदर ही राइट्स पोएम, वो पोइट्री भी कर लेता है। ही हिमसेल्फ वाज अ गुड एक्टर, ये बड़ा अच्छा अदाकार भी था। दिस पोएम हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हिज वर्ल्ड फेमस प्ले एज यू लाइक इट, ये मैंने आपको पहले बता रही है। इट इज रिटन ऑन मोनोलॉग फॉर्म, मोनोलॉग फॉर्म जिसमें एक पर्सन है, ही टेल्स हिज स्टोरी टू द पीपल, टू द ऑडियंस, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक ड्यूक जो है ना वो अपनी स्टोरी सुना रहा है कि इंसान जब दुनिया में आता है तो उसके साथ ये होता है, फिर बड़ा होता है, फिर ये करता है, फिर वो करता है, ठीक है। सो इन दिस पोएम वी फाइंड दिस टच, ही हैज कंपेयर्ड द वर्ल्ड टू अ स्टेज, कि दुनिया एक स्टेज है, एंड मेन एंड वीमेन इट्स एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस, अदाकार हैं और अदाकाराएं हैं। He divides the lifespan, अरसा हयात of man into 7 acts, 7 हिस्से। A man comes on the stage of the world, जब इंसान पैदा होता है तो स्टेज पे आ जाता है, and after performing his assigned role, जो उसको रोल दिए गए हैं, जो उसके जिम्मे लगाए गए, असाइन किए गए, he leaves the stage, यानी कि मर जाता है। Here are the 7 ages that a man spends in his life, अब वो 7 एजेस कौन सी। फर्स्ट ऑफ ऑल ही प्लेज द रोल ऑफ एन इन्फेंट, शीर खार बच्चा, न्यू बॉर्न बेबी, ठीक है। हु इज वीपिंग एंड वॉमिटिंग आउट मिल्क इन हिज नर्सेज आर्म, अपनी आया के बाजू में दूध की कैब भी कर रहा है और रो भी रहा है। आफ्टर दैट ही बिकम्स अ स्कूल गोइंग चाइल्ड, फिर वो स्कूल में नर्सरी केजी प्रेप, ठीक है, स्कूल गोइंग चाइल्ड बन जाता है। हु इज गोइंग टू स्कूल अनविलिंगली, ना चाहते हुए स्कूल जाता है, बैग अपना बस्ता उठाए हुए। देन ही बिकम्स अ लवर, फिर वो 8वीं 9वीं क्लास में जाता है तो फिर उसको दुनिया की होश आती है, फिर एक आशिक बन जाता है। हु इज साइंग लाइक अ फर्नेस, सारे सारे रात अपनी बिलवड को याद करके लोहार की भट्टी की तरह, अब देखिए कितनी उसकी ऑब्जर्वेशन है, लोहार की भट्टी की तरह वो आहें भरता है, यानी जिस भट्टी में आग तेज हो ना तो वो ऐसे सिसकियां लेती है। साई, साई होता है आह भरना, ठीक है ना। फर्नेस, फर्नेस जो है वो भट्टी को कहते हैं। एंड सिंगिंग सैड सॉन्ग, दुखी गीत, ठीक है, दुखी फिल्में देखेगा, दुखी गीत गाएगा, अलग थलग रहेगा, सोचों में डूबा रहेगा, ठीक है ना। कुछ भी खाएगा उसको मजा नहीं आएगा, बस वो किताब पढ़ने को भी दिल नहीं करेगा, ठीक है ना। किताब पे उसका अक्स बनेगा, मतलब के बस्ते पे उसका अक्स बनेगा, दीवारों पे उसका अक्स बनेगा, रोटी पे उसका अक्स बनेगा, इवन के सालन में भी उसको उसका चेहरा नजर आएगा, ठीक है ना। अजीब सी कैफियत, एक मुसीबत में बेचारा पड़ जाता है। विच ही हैज कंपोज्ड, और ये खुद उसने लिखी होती हैं, ये गाने जो है ना दुखी खुद लिखे होते हैं। इन द प्रेज ऑफ हिज बिलवड आईज, आईज ब्रोज, आई ब्रो यानी कि आंखें, आंखों की तारीफ में, झील जैसी गहरी आंखें, ये हो गया वो हो गया, ठीक है ना। एट द 4th स्टेज, और चौथी स्टेज ही बिकम्स अ सोल्जर, यानी कि प्रैक्टिकल में, ठीक है। हु इज क्विक इन क्वेरलिंग, झगड़ने में बड़ा हॉट टेम्पर्ड, ठीक है ना।
ही इज रेडी टू डाई फॉर द सेक ऑफ बबल रेपुटेशन, शोहरत का भूखा हो जाता है। हिज फिफ्थ रोल इज लाइक दैट ऑफ अ वाइज पर्सन, एक सियाना आदमी यानी कि जज। अ फेयर राउंड बैली, वो दावतें खा के ना उसका पेट गोल मटोल गुब्बारे की तरह। हु कोट्स का मतलब है हवाला देना। मॉडर्न इंस्टेंसेस एंड प्रोवर्ब्स, जरबुल मिसल, बात में मिसालें देगा, सियाना है ना। इन हिज टॉक्स द सिक्स्थ स्टेज टर्न्स हिम इनटू अ लीन, और फिर बुढ़ापे वाली उम्र, छठी दुबला पतला, स्लीपर पहने हुए, वेयरिंग लूज पैंटलून, पतलून पजामा पहने हुए, डीली डाली पतलून। ओल्ड मैन बन जाता है, हैविंग स्पेक्टिकल्स ऑन हिज नोज, चश्मा आ जाता है आंखों पे। हिज वॉइस ट्रेम्बल्स व्हेन ही स्पीक्स, जब बोलता है तो आवाज कांपती है, कपकपी आ जाती है। एट द सेवंथ एंड लास्ट स्टेज ही बिकम्स टू मच ओल्ड, ठीक है ना, दोबारा बच्चा बन जाता। ही डेवलप्स अ हैबिट ऑफ फॉरगेटिंग थिंग्स, उसको मेंटल डिमेंशिया हो जाता है, निसियान हो जाता है, ऑब्लिवियस वो हो जाता है, चीजें भूलना शुरू कर देता है। ही इज विदाउट टीथ, मुंह में दांत नहीं रहते हैं। विदाउट आई साइट, ठीक है ना, नजर कमजोर हो जाती है। और उसके बाद सेंस टेस्ट, सेंस विदाउट, ये फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है विदाउट, ठीक है ना। टेस्ट यानी कुछ भी खाता है, मजे से मजेदार चीज खा ले, लेकिन उसको टेस्ट नहीं आता क्योंकि उसके जो टेस्टिंग बड्स हैं वो खत्म हो गए हैं। सही है। नो ही इज रेडी टू लीव द स्टेज ऑफ द वर्ल्ड, अब वो बस जाने वाला है, ठीक है ना। क्लियर हो गया जी।